दोस्तों नमस्कार। भारतीय खेती और किसानों पर चर्चा के ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले एपिसोड में हमने आज़ादी के संघर्ष में किसानों की भूमिका, जमींदारी ख़त्म करने के कानून लाने के लिए मजबूर कर देने में किसानों की भूमिका और उनके संघर्षों के बारे में चर्चा की थी। हमें ये जानना जरूरी है कि आज़ादी के बाद जो स्थितियां पैदा हुई उनमें किसान और मजदूर और आम जनता, जिसने आज़ादी के दौर में आज़ादी की लड़ाई में भारी कुर्बानियां दी थी, हकीकत में आज़ादी के बाद उनको उसके फल हासिल नहीं हुए और हिंदुस्तान के अंदर एक नई स्थिति पैदा हुई। उसमें जो राजसत्ता स्थापित हुई वो कुछ खास वर्गों तक सीमित रह गई। हिंदुस्तान के पूंजीपति, जमींदार, इन दोनों ने आपस में गठजोड़ किया और इन्होंने विदेशी पूंजी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हकीकत में हमारे देश के अंदर आज़ादी के संघर्ष में भी और आज़ादी के संघर्ष से पहले से ही हिंदुस्तान का पूंजीपति पैदा हो चुका था और कुछ अपेक्षाकृत दूसरे देशों के मुकाबले कुछ विकसित भी हो चुका था। उसने आज़ादी के बाद ये जो गठजोड़ बना उसका नेतृत्व किया और उसने जमींदारों के साथ समझौता किया। ये समझौता उसे क्यों करना पड़ा? पहली बात, हिंदुस्तान के पूंजीपति विकसित जरूर हो रहे थे, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने पहले के पुराने सामंती ढांचे को खत्म करके उसकी जगह आधुनिक आर्थिक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकें। इसलिए वो उनसे समझौता करने को बाध्य हुए। दूसरी स्थिति ये थी कि ये जो किसानों के बहादुराना संघर्ष चले, जो बहुत सी जगह हथियारबंद संघर्षों का रूप भी ले चुके थे, इनसे पूंजीपति और जमींदार दोनों को खतरा पैदा हो गया था। उन्हें यह लगता था कि अगर इन मजदूरों और किसानों ने राजनीतिक आजादी में जो हिस्सा लिया है, अगर इन्होंने अपनी आर्थिक आजादी की मांग भी और लड़ाई भी शुरू कर दी तो निश्चित ही परिणाम बिल्कुल दूसरे होंगे। इस कारण से भी हिंदुस्तान के पूंजीपति हिंदुस्तान के जमींदारों के साथ गठजोड़ करने को मजबूर हुए और इन दोनों ने विदेशी पूंजी के साथ समझौता किया और उनकी जो पहले से कार्यरत यहां पूंजी थी, कार्यशील पूंजी थी, कंपनियां थीं, उनको जब्त नहीं किया, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया, बल्कि उनको कैलटेक्स, वर्मा सेल जैसी कंपनियां, उनको काम करते रहने की छूट दे दी गई। इस तरीके से हिंदुस्तान की राजसत्ता पर ये जो हिंदुस्तान के पूंजीपति, इजारेदार पूंजीपति, हिंदुस्तान के भूस्वामी, ये गठजोड़ करके बैठे और इन्होंने विदेशी पूंजी के साथ हाथ मिला लिया। ये हिंदुस्तान की राजसत्ता का वर्ग चरित्र है। इसको हमें जरूर समझना चाहिए। बिना इसको समझे हम सारी स्थितियों की सही जानकारी हासिल नहीं कर सकते। खासतौर से किसानों, मजदूरों और आम जनता के
लोगों को इसकी समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो गठजोड़ बना, इसका नतीजा साफ दिख रहा था कि जो रियासतें 600 के करीब जो रियासतें हमारे देश में थीं, आजादी के बाद जब एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ तो उन रियासतों को भारत में मिलाना, भारत के गणराज्य में शामिल करना एक महत्वपूर्ण काम था। उसके लिए इन रियासतों के साथ समझौता किया गया और समझौता करके खाली समझौता ही नहीं किया गया, इनको शामिल होने का बड़ा भारी मुआवजा दिया गया। उस समय अरबों रुपए के मुआवजे इन रियासतों को दिए गए, तब ये भारत गणराज्य में शामिल हुए। इसके साथ ही दूसरी चीज, इनको प्रिवी पर्स दिया गया। प्रिवी पर्स का मतलब है इनको अपने तमाम दूसरे हक हासिल हुए। उसमें यह हक भी शामिल था, कोई अगर इन्हें नमस्ते सलाम नहीं करेगा तो ये उस पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। उसमें यह भी शामिल था कि इन्हें अपने हथियारों के लिए या किसी दूसरे धंधे के लिए परमिट की जरूरत नहीं हो। यह भी तय किया गया कि भारत के खजाने से हर वर्ष इन्हें जेब खर्च दिया जाएगा। इस तरीके की रियायत देकर इन रियासतों को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों को भूमिधर अधिकार देने के लिए पहले उनसे 20 गुना लगान का लिया गया, फिर 10 गुना लगान का सरकारी खजाने में जमा करवाया गया। इससे साफ दिख रहा था कि किस तरीके से ये सत्ताधारी वर्ग जो गठजोड़ करके बैठा हुआ है वो जमींदारों को किस तरीके की रियायत दे रहा है। साथियों, इसका नतीजा जैसा कि हम बता चुके हैं, इसका नतीजा ये निकला कि भारत में कृषि के अंदर किसी तरीके का विकास संभव नहीं हो सका। जब विकास संभव नहीं हुआ, उत्पादन नहीं बढ़ा, खेती के तौर तरीके वही सामंती तरीके रहे, जाहिर है कि उसमें खेती विकसित नहीं हो सकती थी। 20 वर्ष तक इस देश में कुछ पैदा नहीं हुआ, बाहर से अनाज मंगाकर खाते रहे। ये स्थिति पैदा हो गई जो हम बता चुके। इस दौर में एक बात और साफ हमें समझ लेना चाहिए कि यद्यपि प्रयास किए गए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता की जो परचेजिंग पावर है वो अगर नहीं बढ़ेगी तो उद्योगों का विकास भी संभव नहीं। उद्योगों का विकास हो नहीं सकता, क्योंकि उद्योगों में जो सामान बनता है उन्हें बाजार चाहिए, और बाजार ये किसान मजदूर ही बड़े पैमाने पर बाजार होता है। अगर इसकी परचेजिंग पावर नहीं है तो बिक्री का, उनके जो उत्पादन है उसकी बिक्री संभव नहीं होगी। एक कारण ये। दूसरा, खेती में पैदावार अगर नहीं बढ़ेगी, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से आएगा। ये दोनों स्थितियां रही और हमारे यहाँ औद्योगिक विकास भी इन सालों में संभव नहीं हो सका। हालांकि एक बात जरूर हुई कि जो उस समय की सरकार ने
बेशक अपने वर्ग के अनुसार ही काम किया, लेकिन उसने पब्लिक सेक्टर का गठन किया, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का एक अर्थव्यवस्था बनाई, जॉइंट सेक्टर बनाया। इस तरीके से उन्होंने कोशिश की। ये भी कोशिश अपने वर्ग के अनुसार थी, क्योंकि हिंदुस्तान के पूंजीपति के पास इतना पैसा नहीं था। नतीजतन बड़े जो जिनमें भारी रकम लगती है, भारी पूंजी लगती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो उद्योग काम करते हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। हिंदुस्तान की रेल जो प्राइवेट सेक्टर में थी, सरकारी क्षेत्र में उसको लिया गया। बिजली को बाद में सरकारी क्षेत्र में लिया गया। इसी तरीके से तमाम चीजें, संचार से लेकर सब जो आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं, उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया और उसका फायदा भी हुआ। किसानों ने भी उसका स्वागत किया। लेकिन उद्योगों का विकास, जनता की परचेजिंग पावर खत्म होती गई, उससे मालों की बिक्री नहीं हुई, इससे उद्योगों का विकास भी संभव नहीं हो सका। और खेती में तो 20 साल तक जब ये उत्पादन नहीं हुआ, और जो बाहर से अमेरिका जैसे देश जो हमें कर्जा अनाज देते थे, उधर कर्ज देते थे, वो तरह तरह की शर्तें हम पर थोपने लगे। जैसे खुद अमेरिका ने उत्तरी कोरिया से युद्ध के टाइम में एक शर्त लगा दी भारत में कि वो अब भारत में हमारे हवाई जहाज़ों को तेल भरने का काम करे। हिंदुस्तान के पूंजीपति के लिए ये जो गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल हो रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था, उसके लिए ये असहनीय चीज थी। अतः इन शर्तों से तंग आकर हिंदुस्तान के पूंजीपति और अपने देश के औद्योगिक विकास और दूसरे विकास के ध्यान में रखकर हिंदुस्तान के इस सत्ताधारी गठजोड़ ने एक नई नीति की तरफ कदम बढ़ाया और 1967-68 के दौर में हरित क्रांति का नारा दिया गया। हरित क्रांति का खाली नारा नहीं था, ये एक ऐसा दौर आया जहां राज्य पोषित कृषि नीतियों का युग शुरू हुआ। यानी आप जानते हैं, पहले जमींदार सिस्टम था, जमींदारों का राज था, राजाओं का राज था। वहां खेती को ये समर्थन हासिल नहीं था और 20 वर्ष तक चूंकि ये गठजोड़ सत्ता में आया, जमींदारों को शामिल किया, सत्ता में भागीदार रहे, भूमि सुधार लागू नहीं किए गए, जमींदारी का खात्मा किया गया, उसमें ड्रामा कर दिया गया, उसमें लूप होल छोड़ दिए गए। इस वजह से खेती में तरक्की नहीं हुई। इसमें तरक्की करने के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया और राज्य ने अपने खजाने से खेती को आर्थिक समर्थन और तमाम तरह का समर्थन दिया। उसमें सबसे पहले जो चीजें की वो गौर करने लायक है। हकीकत में ये वो चीज थी जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। खेती को राज्य का समर्थन हासिल होना भारत के आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हम देख सकते हैं किस तरीके से पहला काम किया गया, खेती में सरकारी निवेश बढ़ाया गया। यह हरित क्रांति का पहला उद्देश्य, पहला नारा था
कि हम अगर खेती में पैसा नहीं लगाएंगे, किसान की वो स्थिति है नहीं कि जो पैसा लगा सके, पुराने ढांचे को खत्म करने के लिए साथ साथ खेती में आधुनिक तकनीक को लाने के लिए उसमें सरकारी निवेश जरूरी है। इसलिए बड़े बड़े शोध संस्थान, कृषि शोध संस्थान बनाए गए, एग्रीकल्चर कॉलेजों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े जो सघन कृषि कार्यक्रम चलाए गए। तमाम चीजें जो खेती को आगे बढ़ाने का काम कर सकती थी, उसका आधारभूत ढांचा किया गया। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को चलाया गया। इसी तरीके से तमाम बिजली से सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया गया। ये सरकारी निवेश के जरिए ही संभव था और इसकी तरफ कदम बढ़ाया गया, जो बहुत स्वागत योग्य था। उसकी खामियां भी थीं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो उस समय उठाया गया सरकार के द्वारा। साथियों, हमें दूसरा कदम क्या उठाया जो हमें दिखाई देता है? दूसरा कदम कृषि उत्पादनों पर सब्सिडी देने का काम शुरू किया गया। आप जानते हैं, किसान खेत में खाद लगाता है, बीज लगाता है, कीटनाशक लगाता है, बिजली की जरूरत उसको पड़ती है। तमाम चीजों की जो खेती में जरूरत पड़ती है, उनकी वो जितने में तैयार होती हैं, वो स्थिति भी किसान की उनको भुगतान करने की नहीं थी। उसकी खेती की लागत उस हिसाब से भुगतान करने से बहुत बढ़ जाती थी। इसलिए डीजल पर सब्सिडी का काम देने का काम किया गया। और डीजल पर जब सब्सिडी देने का काम किया गया तो इसके लिए बहुत आगे बढ़कर कदम उठाया गया। जो बर्मा सेल और कैलटेक्स, जो विदेशी कंपनियां डीजल और तेल की सप्लाई कर रही थी, उनको यहां से खदेड़ दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया और सरकारी कंपनियों का गठन करके सस्ता डीजल कृषि के क्षेत्र के लिए और दूसरे तमाम क्षेत्रों में सस्ता डीजल उपलब्ध कराया गया। इसी तरीके से खाद पर सब्सिडी दी गई, यानी जितने में 1 यूरिया की खाद का कट्टा तैयार होता है, उससे कम कीमत पर सरकारी खजाने से उसको भुगतान करके किसानों को राहत दी गई। उसी तरीके से बीजों पर, कीटनाशकों पर, और वही काम सिंचाई के लिए जो बिजली से सिंचाई के क्षेत्र पैदा हो रहे थे नए नए, उस पर किया गया। हमें ध्यान है, उस समय जब ट्यूबवेल के जरिए, नलकूपों के जरिए सिंचाई शुरू हुई थी, तो उनमें निजी नलकूपों में बिजली के मीटर लगाए गए थे। यानी जितना रेट बिजली का सब सारे और हिस्सों को उनसे लिए वसूला जाता था, वही किसान से वसूला जाता था। लेकिन हरित क्रांति के नारे के साथ बिजली पर किसान को सब्सिडी दी गई और ये मीटर हटा लिए गए और इनकी जगह फ्लैट रेट पर बिजली दी गई, यानी सस्ते में बिजली उनको उपलब्ध कराई गई। ये बड़ा भारी इसका फायदा किसानों को हुआ, उनकी खेती की लागत कम हो गई और उनको कुछ राहत महसूस हुई। अगला कदम इसी तरीके से खेती के अंदर उठाया गया, सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथियों, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हिंदुस्तान में बहुत आगे बढ़ा हुआ कदम था और दुनिया में किसी भी देश में इतना बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीयकरण करके कहीं भी नहीं चलाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के विकास के लिए।
और बैंकों जो राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित किए गए, उनके साथ साथ उन पर यह शर्त भी लगा दी गई कि आप जो अपना कर्ज दोगे उसका 60% हिस्सा खेती देहात को दिया जाएगा। ये इससे वो सीमा बंध गई और किसानों को सस्ते कर्ज मिलने शुरू हुए। इसका एक बड़ा भारी असर पड़ा। इससे पहले देहातों के अंदर खास तौर से किसानों को महाजन लोग, सूदखोर लूटते थे, मनमाना ब्याज वसूलते थे और तरह तरह की उनसे सुविधा हासिल करते थे। और वो लाल वही के सूदखोर देखते देखते बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात से देहातों में से गायब हो गए। इसका ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपलब्धि सामने आई। उसी तरीके से एक बड़ा कदम उठाया गया हरित क्रांति के दौर में। अनाज, जो किसानों का अनाज पैदा होता है, उसकी सरकारी खरीद शुरू की गई। कुछ फसलों की, कैश क्रॉप फसलों की सरकारी खरीद शुरू की। ये भी साथियों फखरुद्दीन अली अहमद के नाम से 1971 में ये शुरू की गई खरीद। इसका बड़ा भारी रोल है हिंदुस्तान की खेती को इस स्थिति में लाने में। इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर तमाम थोक व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि जिंसों के व्यापार में लगी हुई थी। वो किसानों से मनमाने रेट पर उसको खरीदती थी और सत्ताधारी ताकतों का इस्तेमाल भी करते हुए जिस समय किसान के घर में फसल आती थी उस समय लदान के गेट बंद करा दिए जाते थे और सस्ते में किसानों की फसलों को लूट लिया जाता था। और जैसे ही किसान गल्ला, अनाज इन कंपनियों के गोदामों में आ जाता था, तैसे ही लदान के गेट खोल दिए जाते थे और वो उपभोक्ता से मनमाने रेट पर उपभोक्ताओं को भी लूटते थे। ये स्थिति थी। लेकिन सरकारी खरीद के साथ ये स्थिति, इस पर कुछ अंकुश लगा। इससे पहले और इसके साथ ही एक और बड़ा कदम उठाया गया कि राज्य स्तर पर कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया। यह भी इसलिए वो कदम उठाया गया था कि चूंकि ये थोक व्यापारी और कंपनियां किसानों को लूटते थे मनमाने रेट पर, तो ये तय कर दिया गया कि अब किसान अपनी फसलों को इन मंडी स्थलों पर लाएगा, उसकी नीलामी होगी, बोली लगेगी और तब उसको खरीद किया जा सकता है, जिसमें एक मंडी का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। इससे कुछ उस पर अंकुश लगा। लेकिन साथियों, सरकारी खरीद शुरू होने के साथ साथ फसल को और किसानों को, फसल को लूटने से बचाने के लिए और किसानों की दुर्गति से उनको बचाने के लिए, यह भी एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि ये सिर्फ दो ही फसलों में खास तौर से उठाया गया। अनाज के मामले में एक गेहूं, दूसरा धान। लेकिन कैश क्रॉप के रूप में 22 फसलों के बोर्ड बनाए गए, जिसमें कॉफी है, कपास है, इस तरह की फसलों के बोर्ड बनाए गए। उनके जरिए खरीद शुरू की गई। उनको भी उचित मूल्य की गारंटी की कुछ हद तक संभावनाएं बनी। साथियों,
ये फसल बुवाई के समय सरकार रेट की घोषणा करती थी, जिसको समर्थन मूल्य बोलते हैं। समर्थन मूल्य की घोषणा होती है और उस समर्थन मूल्य पर ही फिर किसानों के अनाज को खरीदा जाता है। इससे एक बात हो गई कि ये रेट अंतर्राष्ट्रीय मंडी में गेहूं और धान के कुछ भी रेट हो जाए, लेकिन हम अपने किसान को ये जो घोषित समर्थन मूल्य है इतना रेट जरूर देंगे, इससे नीचे आमतौर पर रेट नहीं गिरेगा। ये हालांकि ये नीचे वाला रेट ही घोषित करते रहे, लेकिन ये इससे गारंटी हो गई कि इससे नीचे बहुत ज्यादा रेट नहीं गिरेगा। दूसरी तरफ एक चीज और शुरू की गई, एफसीआई का गठन किया गया और खर्चे की लागत पर सिर्फ जो खर्च होता है उसी के आधार पर उपभोक्ता से वसूल किया जाने लगा। एफसीआई के गोदाम बने, उनमें अनाज को स्टोर किया जाने लगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते में अनाज उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हुआ। ये बहुत क्रांतिकारी कदम था साथी। इसमें भी ये गारंटी कर दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय मंडी में अनाज के दाम कितने ऊंचे चढ़ जाएं, हम अपने उपभोक्ता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते में ये अनाज उपलब्ध करा सकते हैं, भूखा नहीं मरने देंगे। ये कुछ गारंटी इसकी हो गई और ये हरित क्रांति के साथ खेती के जो फसल है, अनाज है, उसके मूल्यों के साथ जोड़कर उपभोक्ता को बचाने के साथ जो जोड़ा गया, इससे बड़ा आत्मनिर्भर कदम दूसरा शायद कुछ इस स्थिति में, इस वर्गीय शासन में कुछ संभव नहीं था। साथियों, आज इसको खतरा पैदा हो रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो खरीद फरोख्त शुरू हुई, समर्थन मूल्य के हिसाब से फसलों को खरीदा जाने लगा, उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलने लगा, इसका एक नतीजा निकला कि भुखमरी की जो हालात होते थे वो कुछ हद तक दूर हुए। हालांकि अनाज गोदामों में भरा हुआ सड़ता रहा, अनाज भंडार भर लिए गए, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी, ये काम नहीं किया गया। ये काम करना शेष था, लेकिन किसान को इससे थोड़ा राहत हुई। उसको जो एक साथ दाम गिराकर उसको लूट लिया जाता था, उससे राहत हुई किसान को। इसीलिए ये सरकारी खरीद फसलों की ये बड़ा कदम था। अगला कदम जो उठाया गया वो खेती में, जैसा मैंने बताया, कृषि शोध कार्यक्रम चलाए गए, तकनीक के कार्यक्रम चलाए गए। इसके लिए हिंदुस्तान के पुराने जो पेटेंट कानून था उसमें बदलाव किया गया। ये भी आगे बढ़ा हुआ कदम था, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ जो पेटेंट कानून था उसमें वस्तु के पेटेंट का प्रोसेस था, यानी उसमें जो कोई कंपनी रिसर्च करेगी, खोज करेगी किसी बीज की, खाद की, दवा की, उसको उस दवा या बीज खाद को पेटेंट कराने का, उस वस्तु को ही पेटेंट कराने का हक हासिल था। वस्तु के पेटेंट की प्रावधान था और ये वस्तु के पेटेंट का प्रावधान उन कंपनियों के लिए भारी मुनाफे का क्षेत्र खोलता था और भविष्य में आगे विकास के लिए रास्ते बंद करता था आम जनता के लिए और दूसरे हिस्सों के लिए। इसको खत्म कर दिया गया
और इसकी जगह एक नया पेटेंट कानून लाया गया। इस नए पेटेंट कानून में वस्तु के पेटेंट को खत्म कर दिया गया। इस प्रावधान को सिर्फ विधि के पेटेंट को जारी रखा गया। उदाहरण के लिए अब हमारा कानून ये गारंटी करता है कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति गेहूं का पेटेंट नहीं कर सकता। गेहूं से मैदा बनाने की विधि का पेटेंट कर सकता है, गेहूं से कुछ और चीज बनाने की विधि का पेटेंट कर सकता है। इसलिए उस समूची वस्तु का पेटेंट करके सबको कब्जा लेने का जो सिलसिला था उसको खत्म कर दिया गया। और यही कारण है कि इस पेटेंट कानून के बनने के बाद हिंदुस्तान में अलग से हमारे बहुत केमिकल उद्योग और ये सा यानी दवा उद्योग 72,000 दवा कंपनियां हमारी अस्तित्व में आई। ये इस पेटेंट कानून के बनने के बाद हुआ। दूसरा, खेती के अंदर चूंकि हमारे कानून में दूसरी चीज और की गई। इस पेटेंट कानून में दवा, बीज और पशुओं की नस्ल, इन 3 चीजों को बाहर कर दिया गया था पेटेंट कानून से। इन 3 चीजों को कोई भी व्यक्ति या कंपनी पेटेंट नहीं करा सकती। ये और आगे बढ़ा हुआ कदम था। ये इंसानियत के विकास के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए बीज, दवा और पशुओं की नस्ल, इनको कोई पेटेंट नहीं करा सकता। भारतीय खेती में इसका बड़ा व्यापक असर हुआ। पंतनगर और पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से, हिसार से लेकर तमाम देश दूसरे हिस्सों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खुली। ये जो सिलसिला शुरू हुआ और ये कानून खत्म हुआ, इसमें हम विदेशी कंपनियों के द्वारा जो बीज पैदा किए जा रहे थे उनके हमने देशी संस्करण पैदा किए। उदाहरण के लिए उस समय मैक्सिको से एक गेहूं का बीज हम लाए, सोनोरा 64। हमने भारत में उसका सर्वती सुनहरा बना लिया और उसको इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एक बीज आया गेहूं का लरमा रोजा, उसको हमने इस्तेमाल किया। इस तरीके से उन बीजों का इस्तेमाल करके और अपने बीजों का विकास करने के लिए ये रास्ते खुल गए, जिसका बड़ा भारी फायदा हुआ। वही कीटनाशक के मामले में, दवाओं के मामले में ये सब हुआ। और दवा के मामले में तो इस पेटेंट कानून के बाद हिंदुस्तान में ये हो गया कि मैंने बताया, इतनी बड़ी तादाद में दवा कंपनियां हमारे देश में अपनी खड़ी हो गई और दुनिया में बहुत बड़े और देशों के मुकाबले जहां पेटेंट कानून लागू थे उनके मुकाबले हमने जेनरिक दवा बनाकर सस्ते में दवा पूरी दुनिया में भेजना शुरू किया। तो जो लुटेरे देश हैं, लुटेरी कंपनियां हैं, वो भारत को डकैत बोलने लगी। इस कानून के जरिए उसको डकैत बोलकर संबोधित करने लगी।